श्री शत्रुघ्न गौतम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 2025-26 के बजट पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और राजस्थान के वित्त मंत्री जी को हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांव गरीब की सोच के और गांव के गरीब की पीड़ा क्या होती है, किसान की पीड़ा क्या होती है, नौजवान की पीड़ा क्या होती है, महिलाओं की पीड़ा क्या होती है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के और मुख्यमंत्री जी ने 25-26 का बजट राजस्थान की जनता के हित में रखा और सभी वर्गों को साधने का काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी की टीम को, मैं मुख्यमंत्री जी के वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी को और राजस्थान की पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है 2-3 दिन से कि इसमें विधानसभा में गतिरोध है, ये पवित्र सदन है। इस पवित्र सदन में जनता हमको जिता के भेजती है। जनता के मन में ये सपना होता है कि हमारा विधायक जाके और हमारी बात सरकार में और सदन में रखेगा, लेकिन जिस तरह से जो अमर्यादित भाषा का काम में लेके और जिस तरह से राजस्थान में पूरे इस राजस्थान की जनता को जो जिस परिस्थितियां पैदा की है, ये एक सोचनीय है, ये विचारणीय है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1998 के अंदर कांग्रेस के एक सरकार बनी और सरकार में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 156 सीटें दी और एक नया व्यक्ति जिसको नहीं जानते थे, कम से कम 8-10 बड़े नेताओं को सुपरसीड करके और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उस समय राजस्थान RSC भी था, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हटा के 5 कंपनियां बनाई और 5 कंपनियां जीरो से शुरू करी। जब 2003 में वसुंधरा जी की सरकार आई तो बिजली पे 80,000 करोड़ का कर्जा था और भारत उदय के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने वो कर्जा वहन किया और 2008 में बिल्कुल न्यूनतम परिस्थितियों में लाए और 8 से 13 के अंदर जब वापस सरकार कांग्रेस की थी तो वो कर्जा 80,000 करोड़ रुपए हो गया और आज आप देख रहे हैं कि बिजली में क्या हुआ। निश्चित रूप से 1998 के बाद कांग्रेस इस राजस्थान प्रदेश में 100 सीटें नहीं क्रॉस कर पाई और पिछली सरकार चाहे 18 से 23 की सरकार की चर्चा करें तो ये सरकार कैसी सरकार थी, इससे राजस्थान का आमजन अहित था। कोरोना के अंदर कांग्रेस के शासन में कोविड में कितनी लूट मची और कोविड के अंदर राजस्थान के अधिकारियों ने और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने जो हाहाकार मचाई और जिस तरह की 18 से 13 की जनता से कोई छुपी हुई नहीं है, जनता सब जानती है। चाहे वो नौजवान हो, महिलाओं को भट्टी में जिंदा जला के मार दिया गया और महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। और जब 2023 आया, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा कि अब जनता में किस मुंह से जाएंगे, क्या करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों को बुला के कहा कि क्या करे जाए। 18 जिले राजस्थान में एक साथ बनाने का काम किया और बड़ी वाहवाही लूटने की बात करने लगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उस विधानसभा क्षेत्र के मात्र 13 किलोमीटर के बाद देवली टोंक जिले में है, उसके 8 पंचायतें जो डूब क्षेत्र में है उसको भी केकड़ी जिले में शामिल नहीं किया। शाहपुरा के एक नेता को खुश करना है, शाहपुरा जिला बना, केकड़ी का जिला बना दो कि ये जो केकड़ी के बड़े नेता हैं जो किस तरह से जीत के आए। मालपुरा में भी एक राजनीति में एक नेता को जिंदा करना था तो मालपुरा भी घोषित कर दिया गया, दूधू भी घोषित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको लगता कि 18 कम पड़ रहे हैं, हम सरकार में कैसे आएंगे, तो 200 जिले बना सकते थे और 200 जिले बनाते तो भी शायद सरकार उनकी नहीं बनती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि कांग्रेस के लोग आज मर्यादा की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं। मालपुरा से जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया वो आज 5 दिन से जेल की सलाखों के पीछे है। 700 करोड़ रुपए की GST चोरी में बंद है और उसको टिकट किसने दिया, ये डोटासरा साहब बताए, वो अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि उसको टिकट किसने दिया था, क्या परिस्थितियां थी, वो नेता भी नहीं था। यह आत्मचिंतन कांग्रेस को करना चाहिए कि कांग्रेस कहां खड़ी है। 1998 के बाद 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाए इस राजस्थान की जनता को। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, आज सड़कों के माध्यम से हमारी उप मुख्यमंत्री जो PWD की मिनिस्टर है, क्या किस तरह के काम
चाहे हमने नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मेरे बजट में लिए हों, मेरे केकड़ी, देवली, नसीराबाद, रोजाना घटनाएं घटती है और जिले मात्र जिले बनाने के लिए 2 लाख रुपए नहीं दिए और कलेक्टर एसपी बैठा दिया। राजस्थान की जनता से अशोक गहलोत जी को, पूरी टीम को माफी मांगनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने 23-24 के जो पिछली सरकार थी, आखिरी बजट में 7,000 करोड़ की स्वीकृति थी और उसके अगेंस्ट 17,000 करोड़ की स्वीकृति निकाल दी गई। जब चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता चल रही थी, जब भी अधिकारी स्वीकृतियां निकाल के और नेताओं को जिताने में लग रहे थे। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, आज मैं निवेदन करूंगा कि ये बार बार बोलते हैं पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। मैं कहता हूं कि ये पर्ची सरकार का मुख्यमंत्री एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी ने चू नहीं बोला कि ये पर्ची सरकार का मुख्यमंत्री है। ये गरीब का बेटा है, ये किसान का बेटा है, ये सबके हित को साधते हैं। रात को 2 बजे मुख्यमंत्री जी हर विधायक से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके काम के लिए संवेदनशील है। और ये बोलते हुए इनको ये नहीं दिखता कि 8 दिन तक जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली, एक नेता आ रहा है, एक नेता जा रहे हैं, फिर वोट पड़ रहे हैं कि वोट पड़ेंगे और फिर कहते हैं अपने उप मुख्यमंत्री को नीच, नालायक। और किस तरह की भाषा काम में ली गई है, अमर्यादित भाषाएं। निश्चित रूप से ये राजस्थान की जनता सब चीज जानती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जयपुर विकास प्राधिकरण 2018 से 2023 तक लूट का अड्डा बना हुआ था। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चाकसू में 20 लाख रुपए बीघा की जमीन समर्पण करके और यहां जयपुर में रिंग रोड पे 35,000 रुपए गज की जमीनें दी गई। आप जांच करा लीजिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लीजिए। 10,000 करोड़ का घोटाला ये पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में था कि जो चाकसू में 20,000, क्या जरूरत थी जमीन समर्पण करवाने की और क्या ऐसी आवश्यकता थी। तो निश्चित रूप से आप आत्मचिंतन करिए। आज विपक्ष के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आत्मचिंतन करिए कि क्यों हमारी ऐसी स्थिति हुई। राज देखा है, विपक्ष देखा नहीं। आज अभी भी आप कह रहे थे दिल्ली में 2014 से लेके टिल टूडे 3 चुनाव हो गए। 12 का विधानसभा हुआ, 13 का विधानसभा हुआ राजस्थान के साथ, 14 का लोकसभा हुआ, 19-20 का विधानसभा, 19 का लोकसभा। आप 0 हो। इस बात पे आकलन करना चाहिए। आप भारत के अंदर 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाए 10 साल से। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी जो सरकार में बजट दिया है, जो सोच है काम करने की, किसान हो, आमजन हो, नौजवान हो, सबके लिए काम करते। जेजेएम की बात करें तो हमारे मंत्री कन्हैयालाल जी पूरे राजस्थान में घूम घूम के हर विधानसभा क्षेत्र में आकलन करके कि किस तरह से हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आने वाले समय में 20 साल की सोच लेके, चाहे अमृत योजना में हो, चाहे जेजेएम में हो, किस तरह से पैसा है। 10-5 साल तक पानी का बिल नहीं भेजा, पानी के बारे में कुछ नहीं किया और जेजेएम में जो घोटाले हुए। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार को कि जेजेएम के सारे घोटाले की जांच करके किस अधिकारी ने ये टेंडर स्वीकृत किए, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ईआरसीपी की जो राम सेतु का जो काम किया है, इस राजस्थान में हर तरह की परिस्थितियां हैं, ये राजस्थान आगे जा सकता है। इस सोच के साथ हम आए इस पवित्र सदन से कि हम आए नहीं आए, लेकिन जो हमें जनता ने दी है, जनता ने हमें जिता के भेजा है, तो हमारी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए समाज में और राजस्थान की जनता में। आज मुख्यमंत्री जी ने 4-5 बार मुख्यमंत्री बनते ही, सरकार बनते ही दिल्ली में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से बात करके और जो परिस्थितियां बन सकती थी, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करके और एक टेबल पे बैठ के और 14 जिलों के लाखों हेक्टेयर भूमि को पीने की सिंचाई का पानी मिलेगा, ये सामान्य बात नहीं है। ये भागीरथ बांध के आए हैं, ये सामान्य बात नहीं है। 4 साल तक आप कहते रहे कि दिल्ली जा रहे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जोधपुर के मंत्री हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी सोच पवित्र नहीं थी, आपकी सोच सकारात्मक नहीं थी, आपकी सोच में अच्छा राजस्थान के किसान का भला नहीं था। इसलिए माननीय भजनलाल जी शर्मा को मैं सदन की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान के लिए ये भागीरथ बन के आए हैं और आज के बाद नहीं, बरसों तक नहीं, सदियों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता जय जयकार दे कहेगी कि वास्तव में आपने किसान के भले के लिए, अब आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, आपके भले के लिए अब आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, आपके कितना पानी मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सोच आपकी गलत है। उसका अध्ययन करिए। और आज भी मैं तो ये कहता हूं कि निश्चित रूप से रोडवेज
आज आगमन के साधन है। रोडवेज में इतनी सरकारें आई और ये सोची। जयपुर की बात करें, जेसीटीएल में अभी जयपुर में 1000 बसें नई लेके और जयपुर के आम व्यक्ति के लिए सुविधा कैसे उपलब्ध होगी, ये भजन लाल जी की सरकार ने सोचा है। और मैं कहना चाहता हूं कि पहले की सरकार थी, पहले की सरकारों ने काम किया। 90 करोड़ रुपए महीने का घाटा राजस्थान की रोडवेज में है और यही माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में वो घाटा पूरा होके और राजस्थान रोडवेज आज प्रॉफिट में है। ये सरकार की सकारात्मक सोच। और 3000 बसें नहीं मिलने वाली है, ये सोच है। सोच से काम होते हैं, मेहनत से काम होते हैं, ये पारदर्शिता से काम होते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पे, राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक सोच से एक विजन बनाना चाहिए कि जितने के कैडर है उस कैडर के 1% लोगों को हर साल शिकायत के आधार पे सेवानिवृत्ति करके घर भेजा जाए कि ये राजस्थान की पारदर्शी सरकार है, ये नए नए कानून बना के और कुछ करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, पिछली सरकार की बात, इनको लगा सरकार कैसे आएगी कि मोबाइल बांट दो, कितने 1000 करोड़ के मोबाइल बांटे गए और मोबाइल गांव के गरीब को, और मोबाइल का भला कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये दावे से कह सकता हूं, आप सब भी अगर इस बात को आत्मचिंतन करना कि मोबाइल से किसी महिला को, बुजुर्ग महिला को मोबाइल मिला तो महिला ने अपनी बेटी या पोती को दे दिया और आज वो महिलाएं उस स्थिति में क्या परिस्थितियां हो रही है सब जान रहे हैं कि वो कहती है कि मेरे माता पिता से कानून बनना चाहिए सख्त, कि किस तरह से वही लड़की कहती है उसके प्रेमी के साथ जाके और कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप से सख्त नफरत है, मैं इनकी शक्ल देखना नहीं चाहती, हाई कोर्ट का प्रोडक्शन वारंट लेके आती है। आप इतनी वाहियात उस पे आ गए कि आखिरी में जाते जाते आपने मोबाइल, अरे आपने गरीब का मजाक बनाया। आपने गरीब को क्या दिया? खाद्य सुरक्षा किट। अरे नमक और मिर्ची तो गहलोत साहब गरीब खरीद सकता है, यही कारण था कि आप सरकार में नहीं आ पाए। आपने गरीब की तौहीन करी, गरीब का मजाक बनाया। खाद्य सुरक्षा किट कभी नमक मिर्ची भी कभी किसी को दिया गया सरकार की शायद? क्यों नहीं दिया आपने 5 साल तक? क्यों नहीं दिया? लेकिन आप लोगों ने जिस तरह के गलत काम करके और राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम किया, राजस्थान की जनता के साथ मजाक बनाने का काम किया, चाहे जिले में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, मैं तो माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो काम किए हर क्षेत्र के अंदर, आज महिलाओं की शिक्षा को लेके, महिलाओं की योजनाओं को लेके, आज किसान सम्मान निधि है, भारत की सरकार ने 6000 रुपए दी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि राजस्थान के किसान को 6000 रुपए कम पड़ते हैं, ये 6000 में क्या करेगा? 2000 रुपए जोड़े और अभी 1000 रुपए और बढ़ा के 9000 किए हैं और आने वाले समय में 12000 रुपए करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी की सोच है, ये मुख्यमंत्री जी के बारे में विजन है कि राजस्थान का किसान किस तरह से आगे है। माननीय सभापति महोदय, हर चीज का, क्योंकि सरपंच से चल के और ये मुख्यमंत्री बने, आप लोगों ने जब कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 स्टेट वाली इलेक्शन, राजस्थान के विपक्ष के नेता ने और कांग्रेस के अध्यक्ष ने मजाक बनाई थी कि एक भरतपुर का चुनाव तो करा नहीं पा रहे और 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कर रहे हो। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, भजन लाल जी शर्मा ने जो कहते हैं वो करके बताते हैं और 6500 सरपंचों का कार्यकाल आगे प्रशासक के रूप में बढ़ाते हुए और राजस्थान की जनता को ये मैसेज दिया कि नहीं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा और ये होगा। भजन लाल शर्मा जी जो कहते हैं वो करते हैं। इतना बड़ा काम, क्योंकि आने वाले कहीं छोटे, कहीं कैसे चुनाव, और आप पंचायत परिसीमन की बात करते हो। हमने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि सबके लिए नियम बनाए, सबके लिए कानून बनाए। आपने तो 40 वोटों में, माननीय सभापति महोदय, 40 वोटों में सामर के अंदर आपने एक नगर पालिका का वार्ड बनाया। ये स्थिति आपकी, तो आप लोग इस आत्मचिंतन को तो करते नहीं कि हमसे कहां गलतियां हुई और कहते हो बाहर निकल के पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। अरे पर्ची सरकार तो ऐसी सरकार है, सर्वमान्य सरकार है। 2023-28 में भी भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और अब आपको भजन ही करने पड़ेंगे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपको भजन ही करने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र के अंदर चाहे किसी में बात करें, सड़कों का जाल बिछा है। आज सड़कों के बारे में या गांव के रिंग रोड के बारे में, अभी आपने 18 कस्बों के रिंग रोड लिए, पिछले बजट में 23-25 कस्बों के रिंग रोड लिए थे। ये सामान्य बात नहीं है, ये एक सकारात्मक सोच से राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कि राजस्थान में क्या हो सकता है। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, माननीय सभापति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम जिस विधानसभा से आते, मुख्यमंत्री जी जिस विधानसभा से आते, वैकल्पिक व्यवस्था सोचनी चाहिए।
हम सबको मिलकर विकल्प सोचना चाहिए कि इसका। आज जयपुर अजमेर हाईवे, जयपुर भिलवाड़ा हाईवे, इस पे कितना ट्रैफिक है। पहले ये 4 लेन था, अब 8 लेन बना, अब 10 लेन की बात कर रहे हैं, फिर 16 लेन की बात करेंगे। मैं कहता हूं इसका विकल्प होना चाहिए, इसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि किधर से जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सांगानेर से विधायक है, और ये सड़क सांगानेर से शुरू होके उसके आगे चाकसू से हमारे रामूतार जी विधायक है, उसके पहले कैलाश जी बगरू से विधायक है, उसके आगे प्रेमचंद जी उप मुख्यमंत्री है सरकार में फागी से, उसके आगे कन्हैयालाल जी है मालपुरा से विधायक, उसके आगे केकड़ी से मैं विधायक हूं, उसके आगे शाहपुरा से लालाराम जी विधायक हैं, उसके आगे मांडल से उदयलाल जी भड़ाना विधायक हैं। ये सड़क चल रही है, लेकिन रोजाना 4 से 5 आदमी दुर्घटनाओं में, एक्सीडेंट में खत्म होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एग्जिस्टिंग रोड है, ये रोड 4 लेन होना चाहिए। आप इसको 4 लेन होगा तो ये इस रोड पे दुर्घटनाओं में कमी आएगी, इस रोड पे ट्रैफिक कम होगा, तो इस तरफ से भिलवाड़ा 40 किलोमीटर कम पड़ता है। ये सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आपने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र से 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ब्यावर से भरतपुर और जयपुर से भिलवाड़ा है 191 किलोमीटर, लेकिन ये एग्जिस्टिंग रोड और टोल रोड है। आरएसआरटीसी बना सकती है, आरएसआरटीसी इस रोड को कर सकती है, 40-40, 50-50 किलोमीटर के करें, तो ये सोच हमारी होनी चाहिए। आज आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, इस अधिकारियों को कहना चाहता हूं, 2008 से 2013 में सरकार थी, मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक अजगरा गांव में 200-400 बीघा जमीन बिना सोचे समय चरागाह की जमीन को दे दिया गया कि बीसलपुर विस्थापितों को लिए आवंटन की। बीसलपुर विस्थापितों को आवंटन नहीं किया गया, उनको विचारों से खरीद ली गई 1.5 लाख रुपए बीघा में, और कलेक्टर ने उस समय तत्कालीन कलेक्टर ने बिना सेटअप करे, बिना चरागाह की क्षतिपूर्ति करे उस जमीन को आवंटन कर दिया। आज 400 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाए और उस आवंटन को निरस्त किया जाए। पिछली सरकार में जब मैं विधायक था, वसुंधरा जी की सरकार में, हमने वसुंधरा जी से कह के और 200 बीघा वापस चरागाह के नाम चढ़वाई, और अभी पिछली सरकार जो थी आपकी, आपने उनको शिकायतों को सारहीन करते हुए वापस जमीन संभालने की बात करी। ऐसी मजबूरी क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप क्यों होते हो? निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हर चीज का जवाब मांगती है जनता। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन हम लोगों को ऐसा काम करने चाहिए, सकारात्मक काम करने चाहिए। गांव में चरागाह बचे नहीं, गांव के चरागाह की स्थिति क्या है, सिवाय तक की स्थिति क्या है, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? आज मैं कहना चाहता हूं, आप लोग आज विपक्ष में बैठे हो, आपने गाय की चिंता नहीं करी। मैं सरकार को, सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि गाय के बारे में इस तरह की पॉलिसी बने कि गौशालाओं को ज्यादा से ज्यादा अनुदान। अभी आने वाला है जुलाई अगस्त का महीना, और जुलाई अगस्त के महीने में एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं, कारण कि गाय माता सड़क पे बैठी रहती, एक्सीडेंट होते हैं, और व्यक्ति भी जिम्मेदार है कि इसके लिए टैग करना जरूरी है। जिस तरह से हम भैंस के ऊपर कान पे टैग करते हैं, वैसे हर किसान को ऐसा कानून बना के, और यह पशुपालन विभाग इस तरह का काम करे कि निश्चित रूप से कोई भी पशु को दूध निकाल के बाहर नहीं छोड़े। आज गाय की स्थिति चिंतनीय है, और गाय को हमें बचाना है तो हर 3-4 पंचायतों की बना के एक गौशाला बनाए, और हम चरागाह पे और सिवाय तक जमीन पे, माननीय राजस्व मंत्री भी यहाँ बैठे, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिवाय तक जमीनें एक अभियान के रूप में, ये चरागाह जमीनें एक अभियान के रूप में, क्योंकि गांव में 4 से 5 लोग जो बड़े व्यक्ति होते हैं वही चरागाह और सिवाय तक पे कब्जा करते हैं। इसमें सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोग उसके लिए डरे, उनके मन में एक भय हो कि नहीं ये गलत है, ये चरागाह भूमि में हाथ नहीं लगा सकता। कि आज किसान के बारे में, किसान कहां जाए? हर गांव में 100 से 200 बीघा पे, जिनको हम कहते हैं कि गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं वो उस पर कब्जा करके बैठे हैं, तो इस पर एक योजना बननी चाहिए। आज राजस्व विभाग को मैं माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि क्या कहती जमाबंदी की नकल लेने के लिए पटवारी के पास जाता रहता, पटवारी उससे कितने चक्कर लगवाता है, लेकिन आपने अच्छा काम किया, सब चीजें ऑनलाइन कर दी, रजिस्ट्री के बाद अपने आप नामांतरण ऑनलाइन हो गया। तो इस सरकार की सकारात्मक सोच का पहलू है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सरकार काम करे और राजस्थान की जनता काम चाहती है। अभी हमारे बेर से आने वाले पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पेपर लीक की बात करें, कितने पेपर लीक हुए और किस तरह से काम किया। हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने तत्कालीन सरकार में जाते जाते दीपक उत्प्रेती जी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया था, और उन्होंने जिस तरह से नियम कानून बनाए थे,
जिस तरह से काम की शैली थी। और उसके बाद कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन ने वो धज्जियां उड़ा के नियम कानून को तार तार करके, और आरपीएससी जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था राजस्थान में जिसका नाम यूपीएससी की तरह लिया जाता था ईमानदारी के लिए, जिसके लिए सब लोग कहते थे आरपीएससी में ईमानदारी से काम होता है, लेकिन क्या हुआ 5 साल में आपने तार तार कर दी। कितने बार पेपर आउट हुए, और जो ईमानदारी की गुणगान करते थे वो अधिकारी चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, क्या परिस्थितियां बनी, आपसे किसी से छुपी हुई नहीं। और आज इसी आदमी के व्यक्तित्व में सोच होनी चाहिए, किसी का जज्बा होना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 150 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, और कितने पेपर हो गए, आज भी रीट का पेपर है, लेकिन क्या मजाल जब पेपर आउट हो जाए। ये सोच होनी चाहिए सरकार की और सरकार के व्यक्तियों। माननीय सभापति महोदय, मुझे अभी कहा गया मैं कोई तैयारी से नहीं आया, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को जिस सोच के साथ चाहे हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में 4,500 ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे मात्र। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 2015 के बजट में वसुंधरा जी ने कहा कि नहीं, मेरी बेटियां पढ़ने के लिए सीनियर 11-12 पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाती है, और उनको उससे माता पिता उनके पेरेंट्स पढ़ाई छुड़ा देते हैं और कहते हैं कि नहीं अब तू बड़ी हो गई, दूसरे गांव तुझे पढ़ने नहीं भेजेंगे। और राजस्थान की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, और एक साथ 5,500 सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसुंधरा जी ने खोलने का काम किया। उस समय राजस्थान के आपके इसको हरा देंगे, आपको इसको जिता देंगे, लेकिन पता चलता कि 3rd ग्रेड का मास्टर BA भी है, MA भी है, BEd भी कर रखा है। वो आपने सबका साला दर्पण ऑनलाइन करते हुए और सबका हर स्कूल का हर बच्चों का ऑनलाइन करके साला दर्पण ऐप में डाला, और पता चला कि 3rd ग्रेड के मार्क्स साहब ये तो 1st ग्रेड की तनख्वाह ले रहे। ऑनलाइन प्रमोशन हुआ, 2nd ग्रेड में आ गए, 2nd ग्रेड के बाद भी पता चला ये तो 1st ग्रेड की तनख्वाह ले रहे, 1st ग्रेड में आ गए, व्याख्याता बन गए। हम पूछते मार साहब आजकल नजर नहीं आते, अरे यार मेरा सरकार ने प्रमोशन कर दिया, मैं अब व्याख्याता बन गया, मुझे 3 घंटे घर पे पढ़ना पड़ता है जब मैं 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं। ये ऐसे काम, लोकप्रिय काम, इस तरह के बड़े काम, बड़े फैसले करने का काम राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने किया, और शिक्षा का मजाक आपने बनाया। मेरे गांव में, मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, काचरिया गांव जिसमें 2 कमरे हैं स्कूल के अंदर और 3 मास्टर हैं, और जाते जाते तत्कालीन सरकार ने 12वीं कर दी। जब मैं चुनाव में गया तो कहते कि हमारे स्कूल में कमरे बनाने, 2 मास्टर से 12वीं के बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। आप इस तरह के काम तो नहीं करें, इस तरह के निर्णय तो नहीं करें कि जिस निर्णय से जनता को दर्द हो, जनता को दुख हो। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि PWD को मत देखो, इरिगेशन को मत देखो, लेकिन शिक्षा को देखने की जरूरत है। यह आने वाला भविष्य है, यह आने वाला कल है, इस पे चिंतन करना चाहिए। हम सबको मिलकर एक प्रभावी कानून बनाना चाहिए कि नहीं, बच्चों के लिए कि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो, आने वाला हमारे बच्चे अच्छे हो। तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा पे जो सरकार ने बढ़ावा दिया, बेटियों के लिए निश्चित रूप से आज भी मैं कह सकता हूं, मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र केकड़ी कस्बे में ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 2400 बच्चियां एक साथ पढ़ती है, 2400 बच्चियां, और जब छुट्टी होती है तो मुझे थाने का जाब्ता लगाना पड़ता है। सामने बॉयज स्कूल है, उसमें भी 2500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सरकार में आ गए, हम 5 साल के लिए आ गए, हम 3 साल काम नहीं करें, हम 4 साल सुध नहीं ले जनता के, गांव गरीब की सुध नहीं ले। आपने मजाक बना दिया कोरोना के अंदर। आपकी स्थिति क्या थी, कोविड में क्या किया, आप देखते रहे पूरे राजस्थान में। और आज भी मैं कह सकता हूं गांव से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और राजस्थान की सरकार से कि कोरोना में जो ऑक्सीजन प्लांट आनंद फानंद में डाले गए थे, आज वो कितने चालू है, कितने चालू नहीं है, ये जांच का विषय है कि क्या हो रहा है। सारे बंद पड़े। तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय कि सरकार की सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि कोई भी चीज हो, आप जाते जाते ये कर दो वो कर दो, आपके निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए कि आपने क्या किया। यही कारण था कि आज आपकी स्थिति क्या हो गई, आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हो। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, चाहे वित्त विभाग की, चाहे किसी भी विभाग की सकारात्मक टीम जो काम कर रही है, वो निश्चित रूप से जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये सारे 115 विधायक और जो हमारे साथी विधायक हैं, ये सब जानते हैं।
और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, किसान का बेटा है, सरपंच रहे, राजनीति की पहली सीढ़ी है सरपंच। सरपंच से चल के राजनीति में आए, तभी सरपंचों की पीड़ा समझ के और सभी सरपंचों को प्रशासक लगा के और 1 साल तक चुनाव की, जब तक वो चुनाव में जाए तो निश्चित रूप से वापस जीत के आए। और यही कारण है कि राजस्थान में आज भजनलाल जी का इकबाल बुलंद है और ये कहते हैं, गांव का व्यक्ति सरपंच कहता है कि पहला मुख्यमंत्री है जो गांव गरीब सरपंच की सुन के और अंतिम छोर के व्यक्ति की सुन के ये निर्णय किया है। और बहुत बड़ी खुशी है कि एक साथ राजस्थान में चुनाव में स्वायत्त शासन विभाग, कभी 15 निकाय के चुनाव होंगे, कभी 20 निकाय के चुनाव होंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार ने सोच लिया कि इस हर नगर पालिका का, हर नगर निगम का, हर नगर परिषद का एरिया बढ़ना चाहिए। और सबको कहा है हमको कि एरिया बढ़ाओ। इस एरिया बढ़ाने से और कोई फायदा हो न हो, लेकिन माननीय सभापति महोदय एक फायदा बड़ा होगा कि जो सरकारी जमीनें हैं, जो सिवायचक जमीनें हैं, वो नगर परिषद के खाते में आएगी, नगर परिषद की आय बढ़ेगी। अभी मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 175 बीघा जमीन थी जिसमें कब्जा था, हमने नगर परिषद से खाली कराया, हमने रीको को दिए और वहां पे इंडस्ट्री के 3000 करोड़ के एमओयू हुए हैं और हमें 48 करोड़ रुपए केकड़ी नगर पालिका को हमारा रीको डिपार्टमेंट देगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात, ये हमारे खुशी की बात है। तो निश्चित रूप से इसी तरह से पंचायत, इस नगर परिषद के, आपने जयपुर में आपने देखा, जयपुर में हम जीत नहीं सकते, जोधपुर में हम जीत नहीं सकते, कोटा में हम जीत नहीं सकते। आपने कहा कि नहीं, एक नगर निगम की जगह 2 कर दो। अरे 4 कर दो ना यार, आप मुख्यमंत्री हो, 4 कर दो, क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, कोटा के, आप माननीय सभापति महोदय आप कोटा से आते, वहां प्रताप सिंह जी बैठे, कोटा में सरकार ने बड़े बड़े काम किए, चंबल रिवर फ्रंट बनाया, सबसे ज्यादा बजट दिया कोटा के लिए कि कोटा कोटा कोटा। और एक व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी सरकार चली गई कोटा, मुख्यमंत्री चले, मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हवाई अड्डे के लिए रवाना होना था, आप रवाना नहीं हुए। आपने, किसी ने भी उस उद्घाटन पट्टिका के हाथ नहीं लगाई, सारी सरकार लौट गई, सारी सरकार वापस आ गई और वो रिवर फ्रंट ऐसे का ऐसे रह गए। फिर 3 दिन बाद तत्कालीन मंत्री जी की इज्जत बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी गए और सीबी गार्डन में एक ट्रेन का उद्घाटन करके शायद आए हैं। ऐसा क्या हो गया? ये जांच का विषय है कि चंबल रिवर फ्रंट जो घड़ियाल सेंचुरी है उसकी एनओसी नहीं ली गई, उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया ही नहीं आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, भारत सरकार से, और आपने हजारों करोड़ के काम कर दिए एनजीटी से। कितना बड़ा था माननीय सभापति महोदय, कोटा में जब दूसरा ब्रिज बनना था, एनजीटी से एनओसी नहीं आई थी घड़ियाल सेंचुरी की, तो बाईपास की पुलिया बनने के लिए बरसों इंतजार करना पड़ा, 600 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मरे होंगे। तो ये सामान्य बात है? आपने क्या नहीं किया, आप ये किस स्थिति में ले जाना चाहते? और आपने पट्टों की बात करते हैं कि हम प्रशासन शहरों के संग में वो लगाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय बैठे, मैं इतना सा कहता हूं कि जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक 2 बीघा जमीन का आबादी में पट्टा बन गया, कितना बड़ा जांच का विषय, और कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये राजस्थान की जनता जानती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एक नियम कायदे बनाने पड़ते, एक क्राइटेरिया तय करे, लेकिन आपने सब कुछ कर दिया, क्या नहीं करना था जो भी कर दिया। और फिर कहते हैं कि पर्ची सरकार। अरे आत्मचिंतन करिए, ये राजस्थान के इतिहास की बात है, ये राजस्थान की विधानसभा है। माननीय सभापति महोदय, आज भी इस कुर्सी का सम्मान है, इस सभापति महोदय की कुर्सी का सम्मान है। आप इस तरह की अमर्यादित भाषा पहली बार हुआ होगा राजस्थान के लोकतंत्र के पवित्र इतिहास में कि लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे आपने भाषण नहीं दिया। कभी ऐसा राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। और आपको राजस्थान की जनता ने चुन के सीएलपी लीडर बनाया है। आप खड़े होकर अपनी सीट से, मैं माननीय सीएलपी लीडर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, बड़े हैं, पद की गरिमा है, लेकिन कभी ये सीट नहीं छोड़ते। विपक्ष में कितने रहे, कितने को देखा है, हमारा लोकतांत्रिक सदस्य हम ज्यादा नहीं रहे, दूसरी बार आए, लेकिन हम जितना भी पढ़ा है, जितना भी समझा है, निश्चित रूप से आदरणीय गुलाब जी कटारिया हो या कोई भी व्यक्ति था, राजेंद्र जी राठौड़ थे, सीट पे बैठे रहते थे, नारे लगाते थे, लेकिन सीट छोड़ के बेल पे नहीं आते। क्या हो गया? आपको जनता ने जिता के भेजा है, आप सरकार में नहीं आए, तो आपकी विधानसभा की, राजस्थान की जनता के हित के जुड़े हुए मुद्दों को आप सदन में रखने के लिए नियम कानून का पालन नहीं कर सकते? नियम कानून का पालन करके आए और रास्तों में
करके और राजस्थान की जनता के सामने जो अच्छे मुद्दे हैं, जो सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, उन मुद्दों को लेना चाहिए। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राजस्थान के सदन, पवित्र सदन में कभी नहीं होगा माननीय सभापति महोदय, जो आसन के कुर्सी से आंख में आंसू आ जाए। हमारे व्यवहार से ये आप हमारे गार्जियन के बराबर, हमारे पिता तुल्य हो कि आप आसन की सब इज्जत करनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ऐसे नियम कानून बनाए कि आसन का अपमान करे वो व्यक्ति सोते ही 6 महीने के लिए, एक पूरे साल भर के लिए निलंबन माना जाए। तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपको पुनः और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने, पूरी टीम ने जो 2025-26 का बजट दिया है, ये राजस्थान के हित में होगा, ये गरीब के हित में होगा, ये किसान के हित में होगा, ये नौजवान के हित में होगा, ये छात्राओं के हित में होगा, ये महिलाओं के हित में होगा। और ये जन कल्याण की गाड़ी जो दूसरा बजट राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने दिया है, ये निश्चित रूप से गांव गरीब के हित में अच्छे निर्णय जो सरकार ने किए हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत बहुत काम आएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत